अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दो चीजें ऑलरेडी, एक तो पाकिस्तान सुबह से एक दूसरे को कह रहे हैं अहलन व सहलन मरहबा। अहलन व सहलन, हमारा हो गया अहलन व सहलन, तो अब हम ये भी किया करेंगे और उसके बारे में हम बात भी करेंगे, तफसीली बात करेंगे। लेकिन जल्दी से पहले तो पाकिस्तान जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा ठीक रहा मैच। डिटेल्स लेटर ना, अभी तो जीत की से बात हो रही है। अर्शद नदीम क्वालिफाई कर गए, तो लिहाजा वो भी एक जबरदस्त किस्म की बात हो गई। शुरू किया था कि कल उनका क्वालिफिकेशन राउंड है और आज दोपहर में उनका फाइनल मुकाबला होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोक्यो में, जहां दुनिया के बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर्स जो हैं वो उनके मद्दे मुकाबिल होंगे। तो उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं। लेकिन जो असल बात है, जो बड़ी खबर है, जिसकी सुबह से लिटरली ये कि ऐसी खबर है, हाँ, जिसकी हम तो जरा सुबह से लोगों से मिलना शुरू हुए ना, कल तो हम जाहिर है घर में ही थे रात को। सो लिटरली लोगों को, एक दूसरे को, अवाम को इस चीज की मुबारकबाद देखा जा रहा है। आपको बताएं जी, फ्यू पीपल आर कंग्रेचुलेटिंग ईच अदर। देयर आर रेयर मोमेंट्स इन एनी नेशंस हिस्ट्री या किसी भी मुल्क की तारीख में बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब एक्चुअली किसी इवेंट की मुबारकबाद लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड और एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुआहिदा साइन हुआ है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गैर मामूली और तारीख साज मुआहिदा तय पाया है। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों के खिलाफ हमला तस्वर किया जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग डील। ये तारीखी मुआहिदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान तय पाया है और एलामिये में कहा गया है कि मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। सो देयर यू हैव इट, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ द जो मुआहिदा जो है वो साइन हुआ है, जो कि अब्दुल्ला अगर आजकल दुनिया में क्या हो रहा है इस तनाज़े में देखा जाए तो इट्स अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। और जब से हमारे वज़ीर आज़म की सऊदी अरब की फ़ज़ाओं में एंट्री हुई थी ना, जब से वो दाखिल हुए थे, जब से पहुंचे थे, तभी से हमें फील होना शुरू हो गया था कि इट इज़ समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, इट इज़ समथिंग बिग, इट इज़ समथिंग अनयूजुअल। क्योंकि जिस तरह उनके हवाई जहाज को हिसार में लिया गया, फिर किया गया, बड़ी एक ऑनरेबल बात है, बड़ी ऑनरेबल बात है। फिर वज़ीर आज़म ने उसका अरबी अंग्रेजी दोनों में जवाब दिया और फिर जिस तरह रियाद की सड़कों पर पाकिस्तानी परचम सजाए गए हैं, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो चौक चौराहे हों, चाहे वो पोल्स हों, हर जगह सब्ज़ हिलारी परचम की, जिसे हम कहते हैं ना अपनी जुबान में, बहार आई हुई हो, जो कि हम एक्चुअली कुछ थोड़े से जितना हम आपको कैप्चर कर सकते हैं और टीवी पे दिखा सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। बट इट वाज क्वाइट अ सेलिब्रेशन, बिल्कुल एक सेलिब्रेशन का ही अब्दुल्ला अगर मूड समझा जाए तो वही लग रहा था, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब कि सऊदी की एयर स्पेस पे घुसने से लेकर लिटरली एवरी स्टेप ऑफ द वे, तो वो मेरा ख्याल है कि नॉट जस्ट वज़ीर आज़म तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए इट्स अ वेरी बिग डील। पूरी कौम को ज़ाहिर है ऐसे लम्हात पर फ़ख्र महसूस होता है। आलमी मंजरनामे, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पाक भारत जंग के तनाजुर में भी दोनों मुल्कों के दरमियान इस मुआहिदे को इंतहाई अहम समझा जा रहा है। ये मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और मजबूत करेगा। जिस तरह एक हफ्ते में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये दूसरी मुलाकात हुई है, उसी से अंदाज़ा हो रहा था कि दोनों मुल्कों में कोई गैर मामूली पेशरफ्त होने जा रही है। और अगर इसे हालिया वाक़यात के तनाजुर में देखा जाए तो बहुत से सवालात जहन में आते हैं कि कब से ये मुआहिदा पाइपलाइन में था, कब से इस पर गौर खौस हो रहा था, या हालिया जो वाक़यात हुए हैं पर्टिकुलरली मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल बनी है और इजरायली जारियत जो सामने आ रही है, जो गज़ा में है वो तो है ही, लेकिन दीगर मुल्कों में भी। शहरी रहमान साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और ये जो आपके सारे सवाल हैं ये शहरी रहमान साहबा से पूछते हैं। सबसे पहले तो शहरी साहबा गुड मॉर्निंग, और ये बताइए कि ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मुआहिदा आपको लग रहा है? इट इज़ डेफिनेटली एंड ट्रूली, जिस तरह के हम इसके बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू यू बोथ, हुमा एंड अब्दुल्ला। गुड मॉर्निंग तो खास मुझे आज भी है, क्योंकि ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी संगे मील है। ये हमने तारीख में पहला ऐसा मुआहिदा नहीं देखा है, खासतौर से इस खित्ते में और वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में। तो देखिए, संगे मील तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जी पहले भी इस तरह हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 80 की
दिहाइयों में मशकें वगैरह ये तो सब चलता रहता है, और ब्रॉडर डिस्कशंस, ये जो पैक्ट है, जैसे मैंने 2 मिनट आपकी बात भी सुनी है, अहमियत का मुतहमिल इसलिए कि मुतवक्के और मौजूदा खतरात, यानी कि आगे भी जो खतरात हो सकते हैं और अभी भी जो खतरात हैं, दोनों का जामिन दोनों ममालिक की और सलामती बिल्कुल गारंटी करेगी, जमानत देगी एक दूसरे की। और ये देखिए ना सिर्फ इस पूरे जिसे एक जमाने में मिडिल ईस्ट कहते थे, मैं इसे वेस्ट एशिया कहती हूँ फॉर पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स, और हमारे भी इलाके में खतरात आप देख रहे हैं मुस्तकिल आजकल की दुनिया में किसी सदी में लाहक हैं। तो उन सऊदी अरेबिया को भी ने इस वक्त जो इज्जत दी है प्राइम मिनिस्टर की एंट्री से लेके और उनके जहाज की एंट्री से लेके, उनको एस्कॉर्ट करके उनको जिस तरह उनका इस्तकबालिया किया गया है गर्मजोशी से, और जिस तरह पूरे मुल्क में पाकिस्तान का परचम हर जगह लहरा रहा है, तो इसकी ये बहुत अहम और मैं समझती हूँ लॉन्ग टर्म एक पैक्ट और हिस्टोरिक चेंज की संग-मील भी है, और एक सिंबल बहुत स्ट्रॉन्ग है जी कि अब पाकिस्तान अपने आप की दिफा तो कर सकता है। इसका एक मतलब बहुत क्लियर है, पाकिस्तान अपने आप की दिफा कर सकता है, इसलिए दूसरे ममालिक, दूसरे जो ब्रादर ममालिक हैं और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा वहाँ तो मुकद्दस हमारी जितनी भी मकामात हैं उनकी वैसे भी हम हमेशा समझते हैं रखवाली, हमारा भी एक फर्ज है, लेकिन अब ये वाज़ेह फर्ज हो गया, ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हो गया है, तो दोनों तरफ से होगा। हमारी जो भी हमें जब भी अल्लाह ना करे कभी मसला पड़े तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी आपके साथ खड़ा होगा, जिन प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको ज़रूरियात हैं और आप उनके साथ खड़े होंगे। अगेन मैं कहूँगी ये बहुत बड़ा सिग्नल है पाकिस्तानी एहलियत के लिए भी कि दुनिया ये सिग्नल कर रही है, किंगडम ऑफ इज अ वेरी बिग प्लेयर जी दुनिया में, ये मुल्क बहुत बड़ा प्लेयर है, ये एक एनर्जी जायंट है और इनकी बहुत फॉरेन पॉलिसी आउटरीच है, हर जगह तक है। तो इन्होंने ये सिग्नल किया है कि अब जो हालात उभरते आ रहे हैं तेजी से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान में एक एतमाद का बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि हम इन पर एतमाद करते हैं। साहब, आपको क्या लगता है व्हाट लेड टू दिस जो हालिया तनाजुर? अब्दुल्ला, वेरी लोडेड क्वेश्चन। ऑब्वियसली आपका सवाल वाज़ेह इसी बात की पॉइंट कर रहा है कि अभी हाल में इजराइल की जारहाना जो एक्टिविटी मिलिट्री रही है, एक्शन रही है, वो तो अब जब कतर पे उन्होंने ले लिया एक्शन, तो मैं समझती हूँ पूरे जीसीसी ममालिक ने जो यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला को अपना एक छतरी समझते थे अमन बरकरार रखने के लिए, उन्होंने जाहिर सवाल तो पूछने होंगे ना एक दूसरे से भी और अपने से भी कि भाई हमारी सिक्योरिटी इजराइल के सामने तो खत्म हो जाती है और इजराइल को कोई लगाम देने वाला नहीं है। तो फ्रैंकली मेरी नज़र में आप उभर के आए हैं, आपका मुल्क उभर के आया है बुनियाद मरसूस के बाद, एक ऐसा मुल्क जो ना सिर्फ खड़ा हो सकता है खित्ते में, लेकिन खित्ते के बाहर भी अपने दोस्तों को और पाकिस्तान और इस्लाम के मुकद्दस मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप बिल्कुल कैपेसिटी और ताकत रखते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है जी। शहरी साहब, अगर हमारे खित्ते में एक और एग्रेसर को भी शामिल बीच कर लिया जाए, और अभी कुछ महीने पहले ही बात है इंडिया ने जो किया, अब सऊदी और इंडिया के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनके भी बड़े म्यूचुअल हैं और उनके भी बड़े पैक्ट साइन हुए हैं, एमओयूज हैं। हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क आउट? क्योंकि हम अपने लिए अपनी तनाज़ुर में देखें तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा एग्रेसर हमारे रीजन में हमारा नेबर हिंदुस्तान है। जी बिल्कुल, और वो जारहाना रवैया अब तो खेल के मैदान में भी अफसोस से आ गया है। तो उनकी तो सियासत अब हर
हर बात में, हर चीज पर, हर सेक्टर में अब वो अपनी अजीब और गरीब नफरत की सियासत लेते आ रहे हैं। नजरिया अब नफरत उनके लिए नजरिया बन गया जी मोदित्वा सरकार में। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को, देखिए एक इंडिया है और अब अफसोस से मैं कहूँगी जितना भी हम कोशिश करें TTP को तहफ़्फ़ुज़ देके या उसको रेन इन करके नहीं, अफगानिस्तान ने, काबुल ने भी ऊंच नीच हो रही है, आपने देखा वहाँ ऊंच नीच मुस्तकिल हो रही है पाकिस्तान के साथ। तो हमें अपने बॉर्डर्स का जियोपॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ जरूर करना है। ये स्ट्रेटेजिक पैक्ट उससे भी आपको एक क्लियर पैगाम देता है खित्ते में, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का उनसे भी रिश्ता था, उनसे ट्रेड और मरासिम बढ़ते चले जा रहे थे। एक जमाने में किंगडम तो एब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन करने वाला था, लेकिन अब वो सब एक माजी की बात हो गई है। इजराइल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और हमने उसमें कोई गैप नहीं छोड़ा, एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के। और इसमें मैं समझती हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों का हाथ है। अच्छा टेरी साहिबा, we talk about strategic defense partnership. What would it mean for us as well? एक तरफ हमारी unmatched, unparalleled competence है, दूसरी तरफ unlimited resources हैं। अब पार्टनर की बात करें तो हम इससे कितना मुस्तफीद हो सकते हैं और ये पार्टनरशिप हमारी आर्म्ड फोर्सेस या हमारी दिफाई सलाहियतों के लिए कितनी कारगर हो सकती है? बिल्कुल जी, दिफाई सलाहियतों के लिए तो ये वाज़ेह तौर पर कारगर होगी और मुफीद भी हो सकती है, क्योंकि जो जिस तरह का अब ये दिहाई चल रही है, सब अपनी यूरोप से लेकर यहाँ तक अमेरिका तक, हर जगह चीन तक, सब अपनी अपनी दिफाई सलाहियतों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। होना तो ऐसा किसी सेंचुरी में नहीं चाहिए था आपको कोऑपरेशन में, मगर जो सूरत हाल आपके सामने है, इजराइल और इंडिया दो ऐसे रोग ममालिक हैं जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल आर्किटेक्चर को जंगल का कानून बना दिया है। दोनों मल्टीलैटरलिज्म को ठेंगा दिखाते हैं फ्रैंकली, और दोनों जो हैं यूनाइटेड नेशन की कुछ सुनते हैं, ना किसी दुनिया के कानून को मरूज़ खातिर लाते हैं जब वो हमले करते हैं। दोनों रोग ममालिक हैं जी, दोनों रियासतें टेररिज्म कर रही हैं और दोनों के सामने जो दौर खड़े हैं, वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। उनको इजराइल से इस वक्त जाहिर है एक नजर आ रहा होगा खतरा, क्योंकि अभी भी आपने देखा वहाँ उनको एक अल्फाजी तंबी की जा रही थी वाशिंगटन से नेतन्याहू की रजीम को, और वो आगे चलते चले जा रहे थे गजा सिटी को खाली करने के लिए, ठीक है। और अभी भी वो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं जिसमें पूरा ये खित्ता शामिल करते हैं, जब ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, और ये अब किसी से ढकी हुई बात है नहीं। शरीफ साहब, ये भी बताइएगा वेरी ब्रीफली कि दुनिया की नजरों में पाकिस्तान की स्टैंडिंग में भी आपको लगता है कि कोई शिफ्ट आया है? ऑब्वियसली इस किस्म के मुआहदे जस्ट ऐड टू इट, क्योंकि अभी वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब के बाद बरतानिया भी जाएंगे, फिर उन्होंने अमेरिका भी जाना है जहां UN असेंबली का उन्होंने तौर पर अटेंड करना, और शायद बिल्कुल शायद वो हो ना हो, लेकिन दुनिया में एक आपको स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लग रहा है पाकिस्तान को जिस नजर से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, हम लोगों को आदत हो गई है कि अपने मुल्क के मीन में निकालें खास तौर से, और ये एक इस वक्त जो आपने बात की है, मैं गैर मशरूत तौर पर कहूँगी अनएक्सपेक्टेडली कि ये एब्सोल्यूट शिफ्ट नजर आ रहा है। पाकिस्तान में एक दुनिया में भी आ रहा है, पाकिस्तान ने इसमें बड़े अहम और मुल्क के लिए पॉजिटिव रास्ते निकाले हैं। ये एक बहुत बुरी दिहाई हो सकती थी पाकिस्तान के लिए, जाहिर है, क्योंकि मल्टीपोलर दुनिया में हेज करना और दोस्त दुश्मन सबके दरमियान आप बीच में अपने मुल्क के लिए बेहतर रास्ता निकालना आसान काम नहीं है। दूसरे को नाराज, एक दोस्त से बात करें, एक से रकाबत बनाएं तो दूसरा नाराज, तो ये बैलेंस रखना, ये तवाज़ुन रखना और इसमें अपनी साख को मनवाना आसान काम नहीं है। लेकिन इन सारी चेंजेस में जो आ रही हैं, आपने देखा
इनमें पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई है और रास्ता निकाला है, और जो खतरात आपके सर पे बहुत ज्यादा मंडला सकते थे उनको पीछे हटाया। जाहिर है, और ये सारी चेंजेस हम देख रहे हैं। हमारा मार्का है बुनियाद मरसूद, जिसका आपने भी तस्करा किया, उसके बाद और उसमें हमारी वाज़ेह बरतरी और कामयाबी के बाद ये सारी चेंजेस हम देख रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में भी। शरीफ साहबा, हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, करना चाहिए भी, पाकिस्तान इज अटेनिंग न्यू हाइट्स, लेकिन हमारे जो इंटरनल मामलात हैं वहाँ पे अभी भी सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं। अभी भी बाज़ लोग, बाज़ गिरोह हैं, बाज़ लोग हैं, बाज़ सपोर्टर्स हैं जो पाकिस्तान कुछ भी अचीव कर रहा होता है तो दे डू नॉट सीम वेरी हैप्पी। हम ये माहौल किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आप चूँकि ज़ाहिर है प्राइमरीली सियासतदान हैं, आपकी सफारती मामलात पे तो नज़र रहती है, सो हाउ कैन वी डील विद दिस इंटरनली? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। जाहिर है ये एक लॉजिकल सवाल है आपका कि हमें इतनी सक्सेसेस मिल रही हैं और इतने फतूहात एक डिप्लोमेटिक सतह पर आपको मिल रही हैं, जाहिर है स्ट्रेटेजिक भी मिली हैं। इसमें पाकिस्तान अब आगे अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क की अंदरूनी मतलब अमन के लिए जो आप पूछ रहे हैं ना, जो पोलैरिटी बढ़ चुकी वो किस तरह, देखिए इसमें अनफॉर्चुनेटली एक इशू ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। इधर भी आपने देखा दोनों हाथ से बजी है ना, बहुत कंट्रीज और बिल्कुल वादे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं रेसिप्रोसिटी की बुनियाद पर, और बाहमी एक इसमें हिस्सादारी होती है। अब ये हम कहें कि जी मैं देखिए नॉर्मल पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। इस वक्त सब सैलाब में सब ने कोशिश की है कि हम फोकस करें अवाम के को रिलीफ देने के लिए, बजाय इसके कि आपस में मीन में निकालें या उंगलियां उठाएं, लेकिन वो चलता रहा है। और जब नेशनल क्राइसिस खत्म होती है तो फिर वही एक बिकरिंग शुरू हो जाती है, जिससे जो आपको यूनिटी और स्पेस चाहिए होती है सूबों को मिलजुल के काम करने की, आगे बढ़ने की, 21वीं सदी चैलेंजेस को सामना करने की, वो खत्म होती जाती है, कम हो जाती है। इसमें देखिए पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपका मेन सिस्टम पार्लियामेंट्री है, सड़कों पे नहीं है, और ये सदारती महल भी नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इसमें पार्लियामान में जब अफसोस से मैं कहूँगी, मुझे बुरा लगा जब पीटीआई ने कमेटी से रिजाइन किया। मैं इसको माहौल को बिल्कुल आलूदा नहीं करना चाहती, लेकिन आप अंदर रह के इज्जत से सियासत जब कर सकते हैं। और मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि जब पीटीआई कमेटीज में थी, बहुत से उनके लोग कोशिश करते थे कि वो कोई तामीरी काम भी कर लें। मैं नहीं सबका नाम खराब करूंगी, क्योंकि इवन इनके जिस वक्त पार्लियामेंट्री लीडर उनकी भी टोन ऐसी कंस्ट्रक्टिव होती थी, जिससे बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। आप 2 मिनट के लिए भी कह दें कि जी मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों इससे किस तरह म्यूचुअली बेनिफिट करेंगे, हमारी जमात भी, अब क्योंकि सब आप भी आवाम के नुमाइंदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी फलाह की बात करते हैं, तो मैं आपसे लड़के कम करूंगी बजाय इससे कि मैं आपसे हाथ में लाके कर लूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही मुल्क के शहरी हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्लियामान से जब कमेटियों से निकलते हैं या बाहर जाते हैं, किसी ने कहा अच्छा आपको क्यों बुरा लग रहा है, मैंने कहा क्योंकि जमहूरियत जो है उसका हुस्न ही है कि सब मिलजुल के, आप उसे डिसएग्री करें, तमीज से करें, मैं शायद आपकी बात सुनूं और आपकी पूरी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपकी जानिश है, उससे मैं भी मुस्तफीज हो जाऊं और शायद आप मेरी बात मान लें। ये होना चाहिए स्पिरिट, लेकिन मैं और आप किसी की शरी साहिबा, योर राइट, स्पिरिट तो ये होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट रियली देयर येट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दिस मॉर्निंग। बात करते हैं ये तारीख साज स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा पार्टनरशिप, जिसमें लिटरली पहली दफ़ा ये कहा गया है कि अगर किसी एक पर हमला हुआ तो दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा। ऐसा ही तो इसका मतलब है दोनों मुल्क एक दूसरे की हिफाजत की जमानत ले रहे हैं। मलिहा लोधी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया मलिहा साहबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन का गैर मामूली और तारीखी मुआहदा हुआ, जिसके तहत हमने अभी बताया कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ यूं डट गए हैं और खड़े हो गए हैं। अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसे सऊदी अरब अपने ऊपर हमला तस्वीर करेगा और इसी तरह वाइस वर्सा है। सो हाउ इम्पोर्टेंट एंड how significant is that?
ये जो मुआहदा अनाउंस हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बहुत ही अहम, और इसके बहुत दूर दराज असरात होंगे। इसके इम्प्लीकेशंस भी बहुत ही फार रीचिंग है। आपको मालूम है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की तो बहुत अरसे से डिफेंस कोऑपरेशन चल रही है, और हमेशा सफारती तल्लुकात जो है हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन इस मुआहदे से मैं समझती हूँ कि एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटेटिवली डिफरेंट जगह चले गए हैं ये ताल्लुकात, इसलिए कि इससे जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि दोनों मुल्क ने कमिट किया है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है, अग्रेशन होती है, तो वो दूसरे मुल्क पे भी हमला समझा जाएगा। सो इससे फिर जो ताल्लुकात हैं और डिफेंस रिलेशंस हैं और मजबूत हो गए। ये बेसिकली एक डिफेंस पैक्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो अब मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा इस वक्त कहना मुश्किल है जब तक और तफसीलात सामने नहीं आती, और वो जाहिर एकदम तो नहीं हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, मगर एक तरह से आप कह सकते हैं कि फुल असेसमेंट पॉसिबल तब होगी इस मुद्दे के बारे में जबकि ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी कि इसकी नौयत क्या है, एग्जैक्टली कौन किसके लिए क्या करेगा। अगर इससे एक चीज तो जो साबित होती है वो ये है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल में सामने आया है अब, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए बल्कि मैं समझती हूँ कि मशरिक़ वस्ता के लिए। देखें इसका कॉन्टेक्स्ट, देखें कि ये इसकी टाइमिंग देखें और इसका कॉन्टेक्स्ट देखें। ये आखिर ऐसे वक्त पे हो रहा है जबकि अमेरिका पे सवाल उठ रहे हैं उन मुल्कों से, अरब मुल्कों से, उन्होंने अमेरिका को देखा कि वो उनकी सिक्योरिटी गारंटर है और वो अमेरिका को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है। तो ये तो बात जो है, ये इजराइल ने जब कतर पे हमला किया तो उसके बाद से तो ये सवाल बहुत उठे हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकन क्रेडिबिलिटी जो है बुरी तरह से डैमेज हुई है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। जाहिर है ये इस तरह की जो एग्रीमेंट होती है काफी अच्छे से नेगोशिएट हो रही होती है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट जरूर ये बनता है। एंड डेफिनेटली अग्रीड डॉक्टर साहिबा के मजीद इंफॉर्मेशन जो है, डिटेल्स इस मुआहदे के हवाले से आनी है। अच्छा ये बताइए कि इस मुआहदे के बाद जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे, वहीं क्या इस मुआहदे को लेकर भारत और इजराइल के लिए तशवीश का बायस बनेगा? आपके ख्याल में ये दोनों मुल्क जो हैं इस मुआहदे को किस नजर से देख रहे होंगे? मेरा ख्याल है इस मुआहदे के बाद भारत में जरूर एक तशवीश पाई जाएगी। तो जाहिर है देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है उनके लिए। तो ये तो है कि जाहिर है जब पाकिस्तान इस तरह से अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन करता जाता है तो उससे पाकिस्तान का जो है कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन अब हमें देखना होगा कि उनका रिएक्शन क्या आता है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, मुश्किल है कहना कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, लेकिन मैं समझती हूँ उनके लिए भी ये जो फायदा है जो कि बेसिकली तो आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की डिफेंस के लिए है, इसलिए कि फर्ज कीजिए कल को इजराइल की तरफ से कोई इस तरह का हमला होता है जिस तरह के उन्होंने किया कतर पे, तो उस पे तो फिर पाकिस्तान विल बी ओब्लाइज्ड टू डिफेंड सऊदी अरेबिया। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा ख्याल है हमें तफसीलात का इंतजार करना चाहिए। चले वो भी हम इंतजार करेंगे उसका। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, सारे तो फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। स्ट्रेटेजिक
दिफाई पार्टनरशिप पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हुई है, मुआहदा तय पाया है कल रात में, उस पर हम बात कर रहे हैं। तज्जिए तबसरों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर मलिहा लोधी भी हमारे साथ हैं और अभी हम इनफैक्ट ये बात कर ही रहे थे कि हमारे नेबर हिंदुस्तान का रिएक्शन क्या होगा इस स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग जो मुआहदा साइन हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। तो जी वो रिएक्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वो आ गई, ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रॉम द स्पोक्सपर्सन इन इंडिया, और उसने कहा जी वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑफ द साइनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी एंड द गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट दिस डेवलपमेंट व्हिच फॉर्मलाइजेस द लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट बिटवीन द टू हैड बीन अंडर कंसिडरेशन फॉर अ व्हाइल। तो कह रहे हैं हमें पता तो था कि इस किस्म की एक बात जो है कुछ अरसे से हो रही है, और फिर उनका ये कहना है कि वी विल स्टडी द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डेवलपमेंट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। यानी वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है उसका मुशाहिदा भारतीय सिक्योरिटी, खित्ते और दुनिया के तनाजुर में हम कर रहे हैं। मजीद इस पर गौर किया जाएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने इंतजार किया और इनफैक्ट जवाब भी आ गया जो पहले हम आपसे बात कर रहे थे। अब ये बताइएगा कि कतर पर हालिया इजरायली हमले में ये एहसास पाया जा रहा है कि अमेरिका अपने करीब तरीन इत्तेहादी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, ये सेंस तो एक प्रिवेल कर रही है। हालांकि कतर इस पर अरबों रुपए जो है वो खर्च करता है, तो क्या सऊदी अरब में भी कहीं ना कहीं ये एहसास मौजूद है कि हो सकता है कल को अगर उन पर हमला होता है तो अमेरिका शायद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएगा? क्या हम कह सकते हैं कि ये मुआहदा सऊदी अरब के पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार है कि पाकिस्तान जो है उनके साथ हमेशा हर वक्त खड़ा रहेगा? इसमें तो कोई शक नहीं है कि कतर पर जो हमला किया इजराइल ने, वो अमेरिका के एक एलाय ने, एक उसके और नॉन नेटो एलाय जिसको कहते हैं जो कतर है, उस पर हमला किया। और अमेरिका की जो इस पे पोजीशन रही बहुत ही यानी कि अजीब रही, इसलिए कि उन्होंने पूरी तरह से मजम्मत भी नहीं की इस अटैक की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सदर ट्रम्प इससे नाखुश हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद जो पेश हुई जिसमें कि इजराइल की मजम्मत की गई, उसमें अमेरिका शामिल था। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है जो सवाल उठ रहे हैं मशरिक़ वस्ता में वो ये है कि अमेरिका इजराइल की खातिर जो सिक्योरिटी की गारंटीज देता है, कब से दे रहा है बल्कि बहुत से अरब मालिक को, क्या उस पे इन अरब मुल्कों का अब एतमाद है? मेरा ख्याल है जो ट्रस्ट इशू है वो काफी अहम है अब, और एक इम्पोर्टेंट इशू के तौर पे सामने आया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो गल्फ की रियासतें हैं, जो स्टेट्स हैं, वो सब देख रहे हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से गारंटी करें, इसलिए कि अमेरिका पे रिलाय करना अब जो है उस पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अमेरिका जहां ये यकीन दहानियां करा रहा है कतर को और दुनिया को कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा दोबारा, वहां इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं बरमला कि हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम दोबारा करेंगे। इनफैक्ट आज तक जो अमेरिका ने कुछ जो स्टेटमेंट्स इन डिफेंस ऑफ इजराइल भी दिए कि इजराइल ये नहीं होगा, आगे बात चलेगी, कोई मुआहदे साइन होंगे, सीज फायर होगी, उनमें से कभी भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये तो हालिया वाक़यात और जो मशरिक़ वस्ता में खुसूसी तौर पर जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, a lot of other things has led to this partnership। लेकिन साथ ही साथ अहम सवाल ये भी है कि हमारा हमसाया जो अग्रेसर है इस खित्ते का, रोग एक रियासत है भारत, उसका क्या रिएक्शन होगा, और इसका अभी इब्तदाई तौर पर रिएक्शन सामने आया भी है। इसी पे बात करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुशाहिद साहब बताइएगा, अब भारत का इनिशियल रिस्पॉन्स आया, वो कह रहे हैं कि हमें पता तो था कि इस तरह की कोई पार्टनरशिप, कोई मुआहदा अंडरवे है, लेकिन हम इसका भारतीय सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी के तनाजुर में मुशाहिदा कर रहे हैं। हाउ डू यू थिंक इंडिया वुड रिएक्ट और वुड एक्ट? देखिए, उन्होंने हस्बे मामूल गलत बयानी से काम लिया है। They are taken by surprise. They are in a state of shock and they did not know about it before. ये कहना कि हमें मालूम था, बिल्कुल मालूम नहीं था। बल्कि इवन अमेरिका को भी इन्होंने सऊदीज ने बताया मुआहदा साइन करने के बाद, तो हिंदुस्तान को मालूम नहीं था। अब हिंदुस्तान इसमें रिएक्शन बहुत लिमिटेड है क्योंकि वो फंस गया है। एक तरफ उनका एलाई था अमेरिका, उन्होंने उनको डिच किया हुआ है। फिलहाल चाइना से वो खुशामद करके वापस आ रहे हैं कि चाइना की खुशनुदी हासिल करें, और पाकिस्तान ने एक
मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। लाहौर इस्लामिक समिट के बाद जो भुट्टो साहब ने और शाह फैसल शहीद ने कराई थी, आपको याद होगा 74 में, तो उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एंड दिस इज द फर्स्ट डिफेंस डील अमंग 2 मुस्लिम कंट्रीज। पहले था जी अमेरिका से आप लें सारा कुछ है। इसका पस मंजर बड़ा क्लियर है और उनको तकलीफ हिंदुस्तान को ये जरूर होगी कि उनका जो बेस्ट फ्रेंड है इजराइल, ये उनको भी तकलीफ होगी क्योंकि इजरायली जारियत जिसके पीछे हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा था, हिंदुस्तान की जारियत पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल उनको सपोर्ट कर रहा था, तो उसको तो बहुत बड़ा धचका लगा है। सो मजमूई तौर पर इंडिया वुड बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक और वो रिव्यू करेंगे अपनी पॉलिसी कि हम अब कहां खड़े हैं और क्या करें। अच्छा मुझे साहब ये भी बताइएगा कि चूंकि अब ये मुआहिदा साइन हो गया है, वी वांट टू गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ इट। कितने अरसे से ये बातचीत चल रही थी और एक अंडरस्टैंडिंग बन रही थी एंड वी वर कमिंग टू दिस पॉइंट? क्योंकि सवाल आप सही कह रही हैं, ये आता है कि कतर पर जब हमला किया इजराइल ने, क्या उसके बाद की ये डेवलपमेंट? क्योंकि उससे कुछ महीने पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का भी एक, आपको पता ही है, एक जंग जो हुई है, तो ये बातचीत सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये कब से इनिशिएट हुई? ये पहली बात तो है कि एक तारीखी पस मंजर है हमारा मशरकी वुस्ता के दिफा के हवाले से। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील पहली जो हुई थी 1982 में, 1982 में हुई थी, जब जनरल ज़िया-उल हक थे, और उस नतीजे में पाकिस्तान ने एक ब्रिगेड भेजा था सऊदी अरेबिया उनके हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए 1983 में। 1983 से 87 तक, फिर 1991 गल्फ वॉर हुई जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया, हमने फिर फौज भेजी। तो हमारा एक तारीखी पस मंजर है। दूसरा पस मंजर तारीखी ये है कि जो 2 अरब इजरायली जंगें हुई हैं 1967 एंड 1973, दोनों जंगों में पाकिस्तान शरीक था अरब साइड पे। हमारे पायलट्स ने 1967 वॉर में जॉर्डन एयरफोर्स से परवाज की और 73 में हमने परवाज की सीरियन एयरफोर्स की तरफ से और इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से, और हमने 4 या 5 इजरायली जहाज भी गिराए। इसका मौजूदा पस मंजर ये 3 वजूहात है। एक, जो अमेरिका ने बिट्रे किया है अरब्स को, धोखा दिया है कतर के हमले के बाद, कि कतर उनका एलाई होने के बावजूद, दोस्त होने के बावजूद, साथी होने के बावजूद उन्होंने धोखा दिया और इजराइल को आंख मार दी कि आप हमला कर लें अपने हलीफ पर। तो एक ट्रस्ट जो था, एक एतमाद खत्म हो गया अमेरिका पर और अमेरिका ने बिट्रे किया है अरब्स को। दूसरा है कि ग्रेटर इजराइल प्लान, जो नेतन्याहू ने कहा कि ना सिर्फ फलस्तीन, ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ कतर, ना सिर्फ लबनान, ना सिर्फ यमन, बल्कि ये तो अब हम किसी मुल्क पर भी जब चाहें हम हमला कर सकते हैं। उससे फिर ये अलार्म बेल्स रैंग। एंड तीसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान ने इजराइल का जो बेस्ट फ्रेंड है इंडिया, उसको शिकस्त दी मई में। इसका मतलब है पाकिस्तान फौज में, पाकिस्तानी रियासत में हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, विल, स्किल एंड कैपेबिलिटी है कि वी कैन डिफेंड आवर अरब फ्रेंड्स आल्सो। तो हम में अब वो देख रहे हैं कि वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर सिक्योरिटी इन द रीजन। क्लियरली ये मुशाहिद साहब, ये तो पूरी दुनिया ने देख भी लिया। अगर सारे ही देख रहे हैं कि वी आर द प्रोटेक्टर्स इन दिस रीजन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड फ्रेंड्स, इजराइल का इस बात पे क्या रिएक्शन होगा? ये जो मुआहिदा साइन हुआ है विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, इस पे इजराइल का क्या इस वक्त तासुरात होंगे, क्या रिएक्शन होगा? इजराइल बहुत नाखुश होगा और इजराइल घबराएगा भी। लेकिन ये पहले उनके लिए वॉक ओवर था, जो जिसको मारते थे सब डर जाते थे। पाकिस्तान इज नॉट any other, frankly I don't want to say that, any other country like that who will take it lying down. इजराइल का जो बड़ा भाई है हिंदुस्तान, बिग ब्रदर है ना उनका, साइज में, स्ट्रेंथ में, हर लिहाज से, उसको हमने we gave them a bloody nose। तो इजराइल को समझ आ गई कि now the Arab countries, Muslim countries mean business। अब वो it cannot be business as usual। इजराइल नाखुश होगा, इजराइल नाराज होगा, लेकिन इजराइल कुछ नहीं कर सकता because now it's a force multiplier। पाकिस्तानी military capability एंड अरब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ये कंबाइन होके तो इसकी कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल बन जाती है। माशाल्लाह, बिल्कुल एक हमारी अनमैच्ड कॉम्पिटेंस है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, दूसरी तरफ इतने रिसोर्सेज हैं, तो हम भी वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें भी बहुत फ़ायदा हो। लेकिन अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? अमेरिका बारहा अपने नॉन नेटो एलाइज को ये हानियाँ करा रहा है कि जनाब एक दफ़ा तो हो गया, दोबारा नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ये कहता है कि दोबारा हमें मौका मिलेगा तो दोबारा भी होगा। अमेरिका से हमारे भी ताल्लुकात ठीक ही चल रहे हैं, बेहतर ही चल रहे हैं आजकल, और अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। सो
अब वज़ीर आज़म दौरा भी करने वाले हैं इसी स्ट्रेच में। सो हाउ वुड द यूएस रिएक्ट? देखिए, यूएस को पता है कि दो उनके दोस्तों के दरमियान मुआहदा हुआ है, ये तो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन दूसरा, जैसे मैं कहता रहा हूँ, रिसेंटली आपके प्रोग्राम में बात हुई थी, मैं कह रहा था कि वी शुड डू अ ग्रैंड बार्गेन, क्योंकि अब अमेरिका का एक रियलाइजेशन अब उनको होगी है कि उनके ऊपर अब जो एक्सक्लूसिव रिलायंस थी 50 सालों से चल रहा था कि जी अमेरिका विल प्रोवाइड ऑयल फॉर सिक्योरिटी, के वो तेल लेंगे सस्ता इनसे और इनको सलामती प्रोवाइड करेंगे, उसमें अमेरिका फेल हो गया। लेकिन मुशाहिद साहब, अगर ये उन्हें इदराक है कि उनके दो दोस्तों के दरमियान मुआहदा हुआ है, लेकिन ये दोस्तों के दरमियान मुआहदा उनके सबसे लाडले के खिलाफ भी है ना, मतलब ये दो दोस्त जो हैं बरमला उनके सबसे लाडले के मुखालिफ भी हैं। बिल्कुल सही है, वो है तो, लेकिन उनको भी उसी तनख्वाह पर काम करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की ज्यादा जरूरत है एज वी स्पीक टुडे देन वी नीड देम, बी वेरी क्लियर। उनके इंटरेस्ट बड़े लिमिटेड हो गए हैं। चाइना से उनकी लड़ाई है, रूस से उनकी लड़ाई है, सेंट्रल एशिया इज ऑफ लिमिट्स, ईरान अफगानिस्तान से उनकी लड़ाई है। वी आर द ओनली गेम इन टाउन एंड सऊदी अरेबिया भी उनका दोस्त है। वो कितने दोस्तों को नाराज करेंगे एक लाडले, और बल्कि उस लाडले की खातर अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी तबाह की है मिडिल ईस्ट में कि इट्स नॉट अमेरिका फर्स्ट, इट्स इजराइल फर्स्ट, और उसकी वजह से सारी नुकसान अमेरिका को पहुंच रहा है। दैट्स राइट मुशाहिद साहब, अमेरिका की दोस्ती थोड़ी सी कुछ अरीनाज में हमने देखा है वो इनफेक्टिव भी रही है, और इस वक्त हम विटनेस भी कर रहे हैं। हमने इजराइल इंडिया तनाज़ुर में तो ये मुआहिदा जो है पाकिस्तान सऊदी का, उसके हवाले से बात कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस एज वेल। अब इस मुआहिदे से आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्ड होगा, कोई डिटरेंस कायम होगा टू होन एंड टू रेन इन एलिमेंट्स लाइक टीटीपी, खवारिज, कोई असर पड़ेगा यहाँ? क्योंकि हमारे तो दोनों बॉर्डर्स डिस्टर्ब्ड है। बिल्कुल, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। देखिए, उस मुआहदे की क्रूशियल शिक क्या है? क्रूशियल जो क्लॉज है वो ये है कि एन अटैक ऑन वन कंट्री विल बी डीम्ड एज एन अटैक ऑन द अदर कंट्री। अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया पर कोई हमला होता है या खतरात होते हैं, वो हम पर है, और खुदा न खास्ता हम पर कोई हमला होता है, चाहे वो हिंदुस्तान करें या अफगानिस्तान के प्रॉक्सी करें, सऊदी अरेबिया विल सी इट एज अ सिमिलर थ्रेट। तो इसका मतलब है कि हमें एक फोर्स मल्टीप्लायर मिल गया। सऊदी अरेबिया इज नॉट आम मुसलमान मुल्क नहीं है। सऊदी अरेबिया इज खादिमान हरमैन शरीफैन। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। तो वो भी डंडा देंगे अफगान तालिबान रजीम को कि जनाब बस करो आप ये दहशतगर्दी, एंड व्हाई आर यू अलाउइंग योर स्टेट टू बी यूज्ड फॉर terrorism against our ally पाकिस्तान। तो फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मुशाहिद साहब, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, दैट वुड बी इस एलिमेंट पे भी अगर फर्क पड़ जाए और इमीडिएटली पड़ जाए तो वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बेहतर हो सकता है। बहुत अहम है ये डेवलपमेंट भी, क्योंकि एक तरफ जहां हम भारत की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात आपको पता ही है, सबके सामने ही हैं। पर्टिकुलरली जब वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, हमारे अवाम और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं और उस पर वो कार्रवाई करने के नहीं करते और उसके काबिल नहीं है, काबिल नहीं है या नहीं करते, सो वो हमारे लिए एक सीरियस मसला है। एंड इनफ इज इनफ, ये पहले भी कहा जा चुका है। ऐसा ही है। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बिकॉज़ हम सवाल ये भी है कि अब सऊदी अरब के साथ दिफाई हमारी पार्टनरशिप तय पा गई है और इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये मुआहिदा, मतलब अनमैच्ड ही हमने तो सुना है। हमने तो नहीं सुना कि एक मुल्क पे जो हमला है वो दूसरे पे तसव्वुर किया जाएगा, दूसरे पे कोई कार्रवाई मतलब पहले पे तसव्वुर की जाएगी। सो बाकी जो अरब ममालिक हैं, क्या उनके साथ भी इस तरह की हम पार्टनरशिप्स में आ सकते हैं? हम यूएई की बात कर लें, हम कतर की बात कर लें। और हमने बड़ा इन द पास्ट हमने देखा है कि सऊदी बीइंग द जॉइंट इन द रीजन, यू नो, अरब ममालिक में अगर देखा जाए तो बाकी अरब ममालिक दे टेक द लीड फ्रॉम सऊदी एज वेल। तो वो भी हमने नोटिस किया है। चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ हैं। एजाज साहब, यही सवाल हम आपसे करते हैं कि एक हम काफ़ी देर से इस मुआहदे पे डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट लेड टू दिस, इसके क्या असरात हो सकते हैं, लेकिन इसके असरात में से क्या एक असर हम ये भी देखेंगे कि खित्ते के जो दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनके साथ भी हम इसी किस्म की किसी पार्टनरशिप या मुआहदे में आएँ? जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा होगा, मुझे लग रहा है। स्पेकुलेशन है, लेकिन सर्कमस्टांशियल अगर एविडेंस देखें तो यही है कि आज सऊदी अरब के साथ हुआ है, लेकिन खतरा तो सारे गल्फ रियासतों को है।
तो मुझे लगता है कि ये इसको एक्सपेंड होता मैं देख रहा हूँ, जिस तरह होता है ना एक अलायंस बनता है नेटो स्टाइल, उस तरह का मुझे तो नजर आ रहा है कि बाकी रियासतें भी शायद इसमें शामिल होना चाहें। मैं जब ये देखता हूँ कि कतर के पास $14 बिलियन का असला पड़ा है और इन बाकी को मिला ले तो $100 बिलियन से ज्यादा का है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई इस तरीके से नहीं है। तो पाकिस्तान के पास तो एक्सपर्टीज है और हमने साबित किया, हमने तो चीनी असला भी इस्तेमाल करके दिखाया है इनको, अमरीकी असला भी इस्तेमाल किया है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ दुश्मन और ज्यादा मुहर्रक हो जाएंगे। वो तो कोई भी आप काम करेंगे तो वो भी वो मुहर्रक हैं, यानी इसराइल तो भी एक्टिव रहा हिंदुस्तान की पूरी मदद की। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की है, और अगर उनकी इस वक्त नीड में आप उनके काम आते हैं तो कल को फिर जब हमारे ऊपर इशू आएगा तो फिर वो भी खड़े हो गए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले तो यही हुआ था कि अगर आपको याद हो तो जब मई का 2025 का वाकया हुआ उसमें तो इनमें से कोई हमारे साथ कोई बोला भी नहीं। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद हम ये तवक्को करते हैं कि अगर कोई इस किस्म का कोई काम होगा हिंदुस्तान की तरफ से या अफगानिस्तान से कोई जाहियत भी हो तो फिर ये हमारे साथ खड़े होंगे। तो मुझे तो इसमें कोई अच्छी बात है मज़ाइका नजर नहीं आ रहा। और अगर ये एक्सपेंड करता है टू अदर गल्फ स्टेट्स तो भी ये अच्छा कदम होगा। जी। अच्छा, आपने ये नेटो स्टाइल अगर कोई ऐसी अलायंस हो जाता है दैट वुड बी अ ग्रेट डेवलपमेंट एज वेल, बट वील वेट ऑन दैट। मई 2025 के बाद जो हमने देखा हाउ थिंग्स टर्न्ड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, मतलब वन आफ्टर द अदर हमें हमारा फ़ायदा ही हुआ और इंडिया जो कि अग्रेसर था उस सिलसिले में और अभी भी है उसको नुकसान उठाना पड़ा। अब ये जो लेटेस्ट मुआहदा साइन हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, इट हैज ऑल ऑफ इट हैज कल्मिनेटेड इन दिस कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज फॉर पाकिस्तान एंड इन द रीजन भी देखा जाए तो हुई है। आपको लगता है चौधरी साहब कि ये डिटर करेगी इजराइल को इन एनी वे, या फिर इवन इन इंडिया ऑन आवर साइड फॉर एनी मिस एडवेंचर, अगर फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कोई डिटरेंस तो इसकी कायम होगी? देखिए, दोनों पहले से आपस में जुड़े हुए थे। आफ्टर ऑल पाकिस्तान में जो ड्रोन्स आए थे 7-8 मई को, वो इजरायली साख्ता ड्रोन्स थे जी। और कश्मीर के अंदर भी इसराइल और इंडिया की जो है प्लेबुक है वो चल रही थी। इसलिए मुझे तो कोई गुमान नहीं है कि इसराइल हमारे मुतालिक हमेशा कोई गलत ख्यालात रखेगा। लेकिन पाकिस्तान तने तनहा और चीन की मदद से पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जारियत का मुकाबला किया। और अगर आपका ये दायरा फैल जाता है, और ये भी याद रखिए कि ये मई के बाद पाकिस्तान की एक तरफ एस्टेब्लिश हुई है क्रेडिबिलिटी, दूसरी तरफ कतर के ऊपर हमला करने के बाद उन सबको खौफ और खतरा महसूस हुआ है, और तीसरी चीज है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला कमजोर होने के बाद से ये लोग चीन और रूस की तरफ भी थोड़ा थोड़ा देखने का सोच रहे थे। गोया चीन और रूस को भी इस पे ऊपर कोई मजाइका नहीं होगा अगर इस किस्म का कोई अरेंजमेंट होता है। इस वक्त चूंकि बैनुल अक़वामी निज़ाम तो खत्म हो चुका है, दरमबरम हो चुका है, तो इस वक्त मिनी लैटरलिज्म का दौर है, यानी छोटे छोटे अलायंसेस बनने का दौर है। तो पाकिस्तान के लिए ये अलायंस और ऐसे मुल्कों के साथ जिनके साथ ट्रेडिशनली हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमारे इतने लाखों लोग वहाँ पे रहते हैं और उन्होंने पाकिस्तान का अच्छा साथ भी दिया। चीन को भी आपने कहा सर्टनली कोई एतराज़ नहीं होगा, तो क्या अमेरिका को कोई एतराज़ हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे इजराइल वाज़े जहरे है और अमेरिका मुकम्मल उसकी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, वो जो भी कर रहा है। और अगर ये इत्तेहाद बनता है जो ज़ाहिर है इजराइल के मुखालिफ, मतलब उस तरह से तो नहीं है लेकिन एक एग्रेसर के मुखालिफ है, अगर इजराइल कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो अमेरिका वुड बी ओके विद इट। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका इसराइल की मुकम्मल पुष्ट पनाही करता है, कोई किसी किस्म का गुमान नहीं है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इसराइल ने ये जो किया अटैक कतर पे, उससे अमेरिका की तरफ से भी थोड़ी मिसकैलकुलेशन होगी, क्योंकि इतनी बड़ी उनकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला को भी डेंट पड़ा। मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों ने इसके बारे में ज्यादा सोचा या इसराइल ने उनको ज्यादा वक्त दिया, और उसकी वजह से अब शायद अमेरिका की तरफ से भी शायद सऊदी अरब ने आशीर्वाद उनकी दी हो कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं। और अगर नहीं भी पूछा तो भी मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए एक खासा
बड़ा ये सेटबैक है कि उन्होंने अपने इसराइल को इस हद तक इजाजत दी कि उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला को डेंट करे और उनके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मुतासर करें। बहुत शुक्रिया। That's all the time we have. Thank you so much. शहजाद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और जिनको इस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है ना, वो बड़ा इसको अच्छे तरीके से नेचुरली जब भी कोई अच्छी मुस्बत खबर आती है, तो आपको पता ही है, बड़ा एक मुस्बत असर होता ही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं। This is going to be a headline break. वेलकम बैक। अच्छा जी, पिछले घंटे में हमने तफसीली बात की है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो मुआहिदा तय पाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुआहिदा क्रिकेट के ग्राउंड में यूएई और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि कल पाकिस्तान ने एशिया कप में यूएई को हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 41 रन से शिकस्त दी है। यूएई ने टॉस जीत पर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। जब हमारी बैटिंग शुरू हुई तो हमारे दिल बैठना शुरू हो गए, क्योंकि जितने एंड बट्स के बाद हम मैदान तक पहुंचे थे और उसके बाद हमने मैदान में उतर के खेलना शुरू, हर चीज ही आ गई, सारा कुछ मतलब दिल दहल कर हम पहुंचे थे। और उसके बाद जब हमारी बैटिंग शुरू हुई तो हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हाँ, मतलब कि किसी सीन में हमें आराम से बैठने नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर हमने 9 विकेटों पर 146 रन बना ही लिए, जिसमें फखर जमान के जाहिर है 50 रन शामिल हैं और फिर नीचे से आके लो एंड बिहोल्ड शाहीन अफरीदी ने शानदार 29 बनाए। अच्छा, इस मैच में एक मैंने सोचा अब्दुल्ला, व्हाई नॉट वी मेक शाहीन बैट एंड साइम बॉल, उल्टा कर देते, मतलब कभी कभार हमें, क्योंकि उल्टा हुआ, लेकिन ये रिवर्स रोल्स जो है ना, ठीक है शाहीन नीचे से आके हमें रन्स, बड़े इंपॉर्टेंट रन्स फराहम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज साइम का परफॉर्म करना एज अ बैटर बहुत जरूरी है और शाहीन का परफॉर्म करना एज अ बॉलर बहुत जरूरी है। हमने कहा है ना कि पिछले 3 मैचेस में आप डक पे आउट हुए हैं साइम, लेकिन उन्होंने विकेटें ली हैं, तो कहीं ना कहीं ही इज मेकिंग अप फॉर इट। We need runs from Saim. जवाब में यूएई की टीम 18वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच से पहले एंडी पाइक्राफ्ट के तनाज़े पर आईसीसी और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत सीन चल रहा था, डेडलॉक था। ऐसा डेडलॉक था कि डिले किया घंटा तो मैच, आपको पता है कि वो इंतजार में थे, हम भी वेट कर रहे थे कि क्या ऐसी बात हो जाएगी तो मैच खेला जाएगा। हमने जिसे कहते हैं ना, अपना एक एक मूव बड़ा ध्यान से लिया, एंड एज इट शुड बी, तो पाइक्राफ्ट को अपोलोजाइज करना पड़ा। इनफैक्ट एक वीडियो ये सामने आ गई, ये भी शेयर हुई ताकि अच्छी तरह तसल्ली हो जाए। कप्तान हैं, सभी लोग हैं और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें उनका कहना है कि थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी एंड ऑल दैट। मेरा वैसे इसमें ये सवाल है कि ये पूरे 24 घंटे गुजर गए थे, आखिरी घंटे में आके जब डिले किया गया मैच तभी क्यों आए? तो वो मतलब तब फिर वो हो गया था ना कि मैच ही नहीं खेला जाएगा अगर आपने जाके अपोलोजाइज ना किया, तो हालांकि 6 घंटे पहले भी आ सकते थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि एंडी पाइक्राफ्ट की माफी के बाद अब हमारी क्रिकेट टीम को खेल पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें, बिकॉज़ पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें, और जो क्रिकेट है वो इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। अच्छा जी, ये सब कुछ आपने सुन लिया। साथ ही रमीज राजा भी थे, आपको खड़े तो रमीज राजा ने कहा कि जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। बहुत अच्छा फैसला था कि एक मैच ज़रूर होना चाहिए था, बेशक डिले कर दें, लेकिन ये बात बाय द वे काबिल गौर है कि भारत के 90% मैचों में एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी होते हैं। 90% ऑफ द टाइम ही इज द मैच रेफरी, और वो भारत के बड़े फेवरेट मैच रेफरी हैं। रमीज राजा ने एक्चुअली निशानदेही की इसकी, सुनिए क्या कहा। ये एक फतह है इस लिहाज से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। देखें, इमोशंस हाई रन कर रहे थे और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती है। एंडी पाइक्राफ्ट जो है ना, वो ख़ास जब भी कोई
भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पायक्रॉफ्ट एक परमानेंट फिक्सर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना, मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि बहुत दफ़ा रहे हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है, और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, और इसी वजह से जो है आप इस तरह से रेफरीज़ हैं और मैच ऑफिशल्स आते हैं। बट ये मुझे ऐसे लगता था कि हर दफ़ा इनको वहाँ पे लगाया जाता है। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि ये भारत है जो खेल में सियासत को ले आता है, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारा पीसीबी का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब मैं भी चेयरमैन था तो यही हमारा मौक़िफ़ था, और आज भी यही मौक़िफ़ है। हम इसको, और उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है, हमने अपॉलॉजी मांगी है और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे, और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड के ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन आया है। चलिए जी, वी ऑल्सो हैव अ पैनल विद अस, और कल से ही आप तज्ज़िये तबसरे सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं लम्हा बलम्हा, एक एक लम्हे की अपडेट। मतलब जब हमारी टीम निकली थी होटल से, उससे पीछे जियो की टीम सबते आरिफ उन्हें फॉलो कर रहे थे, सो कोई मोमेंट मिस ना हो जाए। या हुसैनी भी थे, अभी हमें ज्वाइन किया है राशिद लतीफ़, राशिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम तीनों को, मैच क्या हाल है? बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो वी हैव मच मोर टू ऑब्वियसली कंग्रेचुलेट ईच अदर। अच्छा बताइएगा राशिद भाई, आपसे शुरू करते हैं। कल ये सारा कुछ हुआ, उस पर कल से ही बात हो रही है, तज्ज़िये तबसरे सभी हो रहे हैं, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी बात हुई। उसके बाद मैच जब शुरू हुआ और हमारी बैटिंग शुरू हुई, मतलब थोड़ा सी देर लगी हमारी तो बैटिंग को शुरू होने में। सर हम साइम को कैसे ठीक करें सर? साइम को बॉलिंग करवाएं, जैसे अभी में बोला कि शाहीन अफरीदी को ऊपर खिला दें, अब यही रह गया। देखिए होता है, बैट पैच आता है, बहुत ज्यादा बैट पैच हो गया इनके ऊपर, लेकिन एक प्लस पॉइंट जो है ये बॉलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी टीम में जगह बन रही है। अदरवाइज कोई और प्लेयर होता तो वो 2 या 3 मैच के बाद बाहर हो जाता है। बॉलिंग आउटस्टैंडिंग की है इन्होंने, ऐसे लग रहा था पहले के फ्लूक है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जब पीएसएल में बाबर आजम की कप्तानी में ज़ल्मी से इन्होंने बॉलिंग शुरू की तो वहां पे भी फ्लूक लगा था, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा आउट किए तो ये तो हमारे मेन बॉलर बॉलर यही है। जी राशिद भाई, जब हम ये प्रपोज कर रहे थे आइडिया, हम थोड़े से सीरियस, थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली व्हाई नॉट ट्राई दिस, क्योंकि उनकी जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं तो फिर उनकी कंसंट्रेशन बैटिंग में, मतलब हमें उस तरह नजर नहीं आ रही। और पिछले 3 मैचेस में अगर देखा जाए तो वो डक पे ही आउट हुए हैं, हमारे ओपनर्स की हमारे टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी किसी को तो निभानी है ना, हम क्या करें फिर। और ये पिछले 3 मैचेस में उनकी कोई ना कोई विकेट जरूर उन्होंने ली है साइम ने। हमने पहले भी ये बात की थी, ये बहुत तेज खेलने की कोशिश पहली बॉल से कर रहे हैं हर कोई, हमारे जो टॉप ऑर्डर है हर कोई के पहली बॉल से हम ना गेंद बाहर फेंकते नहीं, नॉर्मल 2 ओवर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें जैसे दुनिया खेल रही है। पावर प्ले का मतलब ये नहीं है, या मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब नहीं है कि गेंद थोड़ी मारनी है, हमें नॉर्मल क्रिकेट खेल के 2 ओवर विकेट बचानी है, 10 रन बनाए, उसके बाद शुरू होता है गेम। हम 2 ओवर में 2 आउट होके बाहर आ जाते हैं, तो ये अप्रोच गलत है कि मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब है कि हम ना बस स्ट्राइक रेट पे चले। लेकिन राशिद भाई हम स्लो खेलते हैं तो हमारे डॉट बॉल्स, आधा मैच तो डॉट बॉल्स होते हैं। जी आगा सलमान, सो पता नहीं बड़ी ट्रिकी सिचुएशन सिकंदर हमारे लिए बन जाती है। हम जाहिर है अभी बात कर रहे थे, अगर साइम बॉलिंग पे फोकस कर रहे हैं, मगर उनका रोल प्राइमरीली वी नीड हिम एज अ बैटर। सो क्या करें हम, हमारे टॉप ऑर्डर, हमारे बल्लेबाज जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, हम नहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। देखो अब्दुल्ला, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि जी वेल डन नकवी साहब, और उसमें वेल डन ये कि कल बहुत अच्छी तरह से मामला हल हुआ। और मगर जो सबसे अच्छी बात थी नकवी साहब की कि उन्होंने प्रीवियस अपने चेयरमैन को बुलाया,
अपने साथ बिठाया, उनसे मशवरा किया, दैट वाज एक्सीलेंट। मैं समझ उनका बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये काम किया। दूसरों से जो है पूछना ये बड़ी अच्छी बात होती है। जहां तक पाईक्राफ्ट का है, अगर आप लोगों को याद हो कि जब मैंने एक टॉस का इशू उठाया था कि जब इंडियंस जो है वर्ल्ड कप में टॉस कर रहे थे तो कॉइन को कोई कोसों दूर फेंक रहे थे और पाईक्राफ्ट साहब जाते थे, देखते थे, वो बताते थे कि हेड है या टेल। उस वक्त भी मैंने कहा था और अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि ये हमेशा इनके साथ होता है। तो खैर एक तो ये हो गया। अब साइम की बात पे आ जाते हैं। पिछले दिनों, कल के प्रोग्राम में परसों में मैंने कहा था कि साइम को जो है ना, लोग, एक ने शख्स ने मुझे लिखकर भेजा था कि साइम को हम सईद अनवर बनाना चाह रहे थे, वो सईद अजमल बन गया है, वो बेचारा बॉलर ही बन के रह गया है। और उसके वजह से जो आप बात कर रहे हो ना कि कंसंट्रेशन जो है उसका हो सकता है कि उसका कम हुआ हो। देखिए, हम एशिया कप में गए, हमारे पास यही टीम रहेगी, आखिरी तक यही टीम रहेगी। आपको बिठाकर उसको समझाना है। और जो राशिद बात कर रहा है, ये कब से मैं कह रहा हूं और लोग मुझसे कहते हैं आप 1980 के खिलाड़ी हैं। ये मुझे मुंह पे कहा गया है कि आप तो यार 1980 की क्रिकेट की बात करें। मैंने कहा 1980 की क्रिकेट की बात नहीं है। आप शुरू के 2 ओवर्स में पिच का मिजाज देखते हैं। पिच जो है वो सिकंदर, हमने एग्जैक्टली भारत के खिलाफ जो मैच हुआ था यही बात की थी। और ये लोग जिस तरह हारे भारत के खिलाफ मैच में, क्या ये बात ड्रेसिंग रूम में नहीं हुई होगी कि हाँ जी पहले ही गेंद से जो मारने की कोशिश की हमने, वो हमारी विकेटें गंवाने का सबब बनी। जब पूरी दुनिया ये बात कर रही है तो इन्होंने नहीं की होगी ये बात। जी सर। अब्दुल्ला भाई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मैंने क्लिप देखा उसमें कप्तान ने बोला हम तो ऐसे ही खेलेंगे, पर हम भले हारे या जीते हम तो खेलेंगे। अगर ये माइंडसेट ही यही है तो इनको हम नहीं सिखा सकते। इनके लिए जो मर्जी लेके आ जाओ लोग, इनको जो करना है। देखिए, इसके लिए अलग ब्रीड होती है जो खेलने वाले होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्लेयर है लेकिन वो हाई क्वालिटी स्किल नहीं है ये। लेकिन इनको हम समझा सकते हैं कि यार ये पिच जो है ना, पहले इनिंग में 2 पेस खेल रही होती है। इनको बार बार बताना पड़ेगा। जो भी टीम शुरू में खेल रही है उसको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप नॉर्मल क्रिकेट और राशिद भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर अभी जितने मैचेस हुए हैं हमारा पैटर्न एग्जैक्टली डुप्लीकेट पैटर्न है। मतलब अगला हरीफ भी जब हमें स्टडी करता होगा तो उसको भी वो पैटर्न नजर आ रहा है कि हाउ वी स्टार्ट आवर प्ले, वेयर वी गो, किस तरह, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल वे में ही सारे आउट हो रहे हैं और उसी तरह ही आउट होते हैं। भट्टी साहब, आपसे हम जरूर जानेंगे कि वो जो मॉइस्चर है या ड्यू है या ओस है, ये कितना अफेक्ट कर रही है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला क्यों हो रहा है? अब्दुल्ला, बिल्कुल सही बात है कि ड्यू की वजह से टॉस जीतकर पहले बैटिंग टीमें इसलिए कर लेती हैं कि कल आपने देखा होगा कि नवाज ने जब एक गेंद डिलीवर की तो बहुत सारा मॉइस्चर जो था वो गेंद के साथ जा रहा था, लेकिन इतनी कंडीशन खराब नहीं है जितनी हम लोग बैटिंग खराब कर रहे हैं। ये पता नहीं माइक हैसन ने क्यों इनके दिमाग में डाल दिया कि आपको अगर आउट भी होना है तो आपको 150 पौने 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है। देखिए, क्रिकेट इस तरह नहीं होती। हम साइम अयूब की बहुत बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमें करनी चाहिए। 3-0 और 6 मैचों में 4-0 साइम अयूब ने हासिल किए। उनको अपनी टेक्निक को बेहतर करना है, उनको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। लेकिन एक और नाम, हसन नवाज हम समझ रहे थे कि शायद अब मिडिल ऑर्डर में हमें इंतजामुल हक या यूनुस खान मिल गए। हसन नवाज पे बात ही नहीं हो रही। हसन नवाज भी मुसलसल फेलियर है। साहबजादा फरहान, उनमें भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो बैटिंग, फिर सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान जहां पर अब मुश्किल में है वो पाकिस्तान के कप्तान है सलमान अली आगा। हालांकि पास में हम ये इस्तेलाह सुनते रहे कि कप्तानों को फ्रंट से लीड करना चाहिए, लेकिन सलमान अली आगा, उनको भी अपनी बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब कप्तान ही स्ट्रगल कर रहे होंगे तो वो दूसरों को किस तरह कहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान का हनीमून पीरियड खत्म हो गया। पाकिस्तान के 2 हल्के मैच थे जिनकी वजह से हमने क्वालीफाई कर लिया। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आप वहां हैं और ऑब्वियसली आप मूड को देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं। कल क्या पाकिस्तानी टीम को भी एंड तक नहीं पता था कि हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी हम तो एज शायकीन तो कर ही रहे थे फील। वी डिडंट नो व्हेन द मैच इज गोइंग टू बी, इफ एट ऑल। टीम के साथ भी यही हो रहा था, बिकॉज उसका भी तो एक इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी में और परफॉर्मेंस में। हमें कल पता था कि खेलेंगे जी। भट्टी साहब, आपको पता था? आपको लग रहा था कि लड़कों को पता है? मैं देखें, 4:30 बजे लोकल टाइम पर पीसीबी ने आईसीसी को बता दिया था कि अब हमने आज का मैच नहीं खेलना। उसके बाद फिर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हुआ,
एशियन क्रिकेट काउंसिल के कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, फिर आईसीसी की तरफ से वसीम खान जो उनके जनरल मैनेजर क्रिकेट हैं, उन्होंने इंटरवीन किया। पीसीबी ने फिर फाइनली उनसे एक ईमेल मांगी। मेरा ख्याल वो जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, शायद उस ईमेल में उसका जिक्र है। वो ईमेल डिले हो गई आईसीसी की तरफ से, और आखिरी 2 मिनट में 6 बजे तक का पाकिस्तान ने टाइम मांगा था, तो 5:58 पे वो ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आई, जिसके बाद फिर प्लेयर्स को मेंटली दोबारा प्रिपेयर किया गया कि आपको मैच खेलना है। लेकिन जाहिर है जब एक तरफ दूसरे मामला चल रहे हो तो प्लेयर्स का फोकस थोड़ा सा आउट होता है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। फिर मोहसिन नकवी साहब का जो सबसे बड़ा दिल उन्होंने दिखाया कि 2 फॉर्मर चेयरमैन को बुलाया, उनमें एक फॉर्मर टेस्ट कैप्टन भी थे रमीज राजा, और रमीज राजा का भी और सिटी साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था कि रमीज राजा ने क्रिकेटिंग वो एंगल उनको बताया कि अब लड़ाई करके मैच से विड्रॉ करके हम जंग ना हारें, हम अंदर रहें और अच्छा खेलकर हम दूसरी टीमों को बताएं। और इंडिया के खिलाफ अभी भी हमारे पास एक चांस बाकी है। अच्छा, उसी चांस की बात कर लेते हैं। मतलब चांस तो हैं, जाहिर है हम अगले मरहले में आ गए हैं, सामने आ गया। अब हमारे सामने हैं राशिद भाई, ओमान के खिलाफ हमने अपनी बैटिंग की हालत देख ली, यूएई के खिलाफ भी देख ली, भारत के खिलाफ भी देख ली। मतलब हम क्या अगले मैच से उम्मीद लगाएं? हम उम्मीद अच्छी लगाना चाहते हैं और वी वांट टू से कि हाँ जी, किसी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मैच का पासा पलट सकता है, लेकिन कुछ देखना तो होगा ना। एज ए टीम हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अब इंडिविजुअल को ऊपर आना पड़ेगा। जिस तरह के पास में कभी कभार सईद अनवर की एक बैटिंग ऐसी होती थी कि मैच जितवा सकता है, शायद आफरीदी बीच में आ गए या कोई ना कोई आ गए। इंडिविजुअल एक्ट और परफॉर्मेंस से हम गेम में आ सकते हैं। इंडिया की टीम नौकर हाईली स्किल्ड टीम है और जो प्रेशर है दोनों टीम पे, एक पे नहीं है दोनों पे, इसमें इंडिविजुअल का बहुत किरदार होता है। तो ऊपर से अगर ताइम अयूब है या साहबजादा फरहान है, जितने भी प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनसे डबल परफॉर्मेंस आनी चाहिए। वो इंडिविजुअल एक्ट है, ये तो टीम नहीं कर पा रही। हम काफी टाइम से, काफी अरसे से हम देख रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स को आना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस देने की। स्पेशली जो भट्टी साहब ने बात की ना, ऐसी पिचेस में सलमान अली आगा को परफॉर्म करना चाहिए। हम डिमांड नहीं है कि वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेले, वो एक एंड पे खड़े रहे बस। वो 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, तो फिर ऊपर आ जाए हसन नवाज जैसे जी, हसन नवाज को ऊपर ले आए, मतलब थोड़ी सी इस किस्म की चेंजेस की जा सकती हैं। सिकंदर देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट है, बिल्कुल मुझे हैरत है कि वो, मुझे पीसीबी को कहूंगा कि प्लीज उन पर नजर रखें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम रोजाना बैठ के कह रहे थे ट्राई सीरीज के अंदर कि आप खुशदिल को, वसीम जूनियर को, जो हुसैन तलत बैठा है उसको प्रैक्टिस कराओ, ओमान के खिलाफ खिला दो, छोटी टीमों के खिलाफ करा दो। कल आपने खुशदिल को बगैर प्रैक्टिस कराए, बगैर कोई प्रैक्टिस मैच दिए उसको खिला दिया। हर प्रोग्राम में मैं कह रहा था, पूछे राशिद लतीफ से, पूछे भट्टी साहब से, मैं हर प्रोग्राम में कह रहा था इतनी नालायक, माजरत के साथ मुझे वर्ड्स में कि नालायकी है ये। और वो जो बात है ना कि जब आपने ये एक टारगेट बना लिया कि यार आप एक बॉल भी खेलो तो 200 के एवरेज से खेलो, मैं जितनी भी बातें उनकी सुनता हूं ना, मैं हैरान हो जाता हूं कि यार ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे मुंह पे उन्होंने कह दिया कि आप 1980 के खिलाड़ी हैं। 1980 का खिलाड़ी हूं, मगर भाई जो बेसिक्स हैं वो खत्म नहीं होती क्रिकेट की, आपको स्मार्टली खेलना पड़ता है और कुछ नहीं। फखर का जो बैटिंग ऑर्डर चेंज करना, मुसलसल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तीसरा कभी चौथा, कहने पे ज्यादा दुख है कि आपको उन्होंने कह दिया 1980, मतलब आप बहुत पुराने हैं, या फिर उनको मौजूदा, आपको सिकंदर, आपको मौजूदा, आपको किस बात का ज्यादा दुख है, पुराने उन्हें कहने पे या फिर मौजूदा परफॉर्मेंस पे? किस बात का है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गलत डायरेक्शन में जा रही है। एक सवाल भट्टी साहब भी हैं यहाँ पे, सिक्कू भाई भी हैं। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान की टीम अंडर फॉरनर कोच ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई आई है लास्ट 10 इयर्स में या लोकल कोचेस में?
भट्टी साहब आप बताएं। दरअसल ये कि जो लोकल कोच होता है, लोकल कोच के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो जो बड़ों को भाई भाई उसमें लग जाते हैं, वो अपने दोस्ती यारी में लग जाते हैं, उससे सारा खेल स्पॉइल हो जाता है। हमारे यहाँ कोई भी क्रिकेटर, कोई बड़ा क्रिकेटर इतना अच्छा नहीं हुआ। एक बहुत बड़े क्रिकेटर को हम लेके आए थे, उसको मैन मैनेजमेंट ही नहीं आती थी। वो हमारे पाकिस्तान का स्मार्टेस्ट क्रिकेटर था, मगर उसको मैन मैनेजमेंट ही नहीं आती थी, और उसका नतीजा क्या निकला कि उनको हटाना पड़ गया। हमारे लड़के उस मैन मैनेजमेंट में आते ही नहीं, मगर फॉरेनर अच्छा हो सकता है। मगर ये लड़का जो है, ये जो कोच है, आई एम वेरी सॉरी पीसीबी साहब, माफ कर दें, गुस्सा ना करें, ये कोच आपका वैसा काम नहीं कर रहा जिस तरह के उसको करना चाहिए। अभी तो आए हैं नहीं, अभी आए नहीं है। देखो अब्दुल्ला, आप जब उससे बात करते ना तो पता लग जाता है। आप जब ये कह दें कि भाई 150 से कम कोई नहीं आएगा, हाउ कैन यू डू दैट? कई दफा सिचुएशन बदल जाती है, आपकी 2 विकेटें ऊपर गिरती हैं तो आप थोड़ा सा सीधा खेलते हैं 3-4 ओवर, हमें एक क्लिक भेजना पड़ेगा टीम को। हाँ, हम मशवरे दे रहे हैं, या फिर वो देख ही रहे होंगे। अच्छा, अब्दुल्ला जो आप बात कह रहे हैं ना, मिकी आर्थर का जो टाइम था, उस टाइम पे पाकिस्तान अच्छा खेला, लेकिन जो पाकिस्तान का गोल्डन एरा था, जब से कोचेस का सिलसिला आया, मेरा ख्याल जावेद मियांदाद जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोच की पाकिस्तान को जरूरत है। तो जावेद भाई के दौर में हमने उस वक्त भी बड़ी बड़ी सीरीज जीती, लेकिन आप देखें लोग जियो की बहुत ज्यादा बात करते हैं ना। कल मैं और अब्दुल्ला तो काफी दफा जब ये क्राइसिस चल रहा था, बात भी हमारी हो रही थी, जहां वो मुज़ाकरात हो रहे थे वहां भी आप पीछे स्क्रीन पर देखें जियो चल रहा था। जबरदस्त, और चलना भी चाहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती है। तो फिर क्यों नहीं हमारे मशवरे ले रहे? हाँ, एग्जैक्टली। बेसिकली भट्टी साहब आप कह रहे हैं, वो सुन रहे होंगे हमें। हमारे नहीं, सिक्कू भाई के, सिक्कू के और राशिद भाई जी सिकंदर। नहीं, देखिए जहाँ यही चीजें मैं उनके मुंह पे भी कह चुका हूँ कि भाई साहब ये करें, वो मानते ही नहीं है, क्योंकि आप पुराने उनका जो अच्छा, हाँ पुराने। सिकंदर को वैसे सिकंदर आपको इतनी जोर की नहीं लगी होगी ये बात 1980 के क्रिकेटर की जो अब्दुल्ला को लगी है। जब मैं क्रिकेट में आया था तो 80 की बात कहीं नहीं होती थी। लोग बोलते सिक्कू भाई ना 70s के हैं। Don't know how to react to that. Okay, let's talk about the next match. लेकिन जो कह रहे हैं ना सिक्कू भाई 70s के 80s के हैं, सिक्कू भाई के साथ जरा एक रन तो करके देख। अच्छा, हम माशाल्लाह बड़े अच्छे माहौल में और बड़े रिलैक्स्ड होके ये सारी बातें कर रहे हैं। अब लेकिन अगला मैच जो है हमारा, इतने रिलैक्स होंगे कि नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। What should we do? What देखें जी सिकंदर अब्दुल्ला, हमें हमारी टीम बगैर किसी शक के थोड़ी सी उनके मुकाबले में कमजोर है, मगर जज्बे से खेलना है। हाँ। आपने अकलमंदी से खेलना है। मैंने बार बार पूछे राशिद से, मैंने कहा था टॉस जीतकर आप पहले फील्डिंग करें। उनके लड़कों ने बोला, यूएई के लड़कों को ने मुझे बोला, मैंने होटल में उनको पकड़ के रोक के सारी चीजें पूछी थी कि नहीं, उन्होंने कहा कभी तो कल हमारे में इतना था, हमें बैटर्स देख के हमारा जज्बा बैठ गया। मतलब जज्बा तो कल के एपिसोड के बाद ही हमारे इंतजार करें किसी मजीद मोटिवेशन की। इतना कुछ हो गया, अभी तो एशिया कप स्टार्ट हुआ और माशाल्लाह हमने मतलब इतना कुछ हो गया तो जज्बा तो आ ही गया। वी नीड टू रियली पुल आउट एवरीथिंग। इंडिया के खिलाफ क्या करना है फिर हमें? कुछ चेंजेस। बात है अभी आपने कहा कि अच्छा माहौल है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यही माहौल हमें ड्रेसिंग रूम में चाहिए होता है। हमारे प्लेयर टेंस होते हैं, कभी मुस्कुराते हुए आपने नहीं देखा। फील्ड पे भी टेंस नजर आते हैं। मैच से पहले आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर एतमाद होना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर रिलैक्स रहना चाहिए। वो बहुत टेंस माहौल है ड्रेसिंग रूम। हम चलते हैं सारे, मेरा ख्याल है टिप्स भी देंगे और माहौल भी अच्छा करेंगे। आपका दिल चाह रहा है ना, वैसे आपने दुबई जाना है इसलिए आप कह रहे हैं। बट अग्रीड विद यू राशिद भाई, टेम्परामेंट, मूड, ये सारी चीज़ें भी बदलनी चाहिए। मतलब 2 दिनों में हम परफॉर्मेंस को तो एक क्लास परहैप्स नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह सिकंदर अभी कह रहे थे कि हमारा जरा नहीं आई, किसी ने केक नहीं काटा, बिकॉज़ हमारा फेवरेट मशगला है। हाँ, ड्रेसिंग रूम में कितने केक कटते थे एंड ऑल दैट, हम ही चलाते थे ये वीडियोस। अभी गले काट रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, नजर तो तब आएगा जब ग्राउंड में हम कोई परफॉर्मेंस देखेंगे। और जैसे वैसे मुख्तसरन आप बता मशवरा दे सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे करना है हमें, कुछ आगे पीछे इंडिया के खिलाफ मैच बदलना है। देखिए अब्दुल्ला देखो, जो ट्राई सीरीज हुई थी उसका मकसद ही यही था कि जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं आपने उधर करने। यार नालायकी की हद है कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया उसमें। वही टीम खिलाते रहे 4 लड़के ऐसे थे जो बगैर खेले आ गए वापस। क्या फायदा?
ये चीजें हैं जिसलिए मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि ये मैनेज नहीं कर रहे सही। कौन सी लॉजिक है, कौन सी लॉजिक नहीं है कि भाई आपके अच्छा when you say management then who takes these decisions? मतलब किसी मतलब कोच नाम नहीं लेना चाहता। नहीं मैं नाम नहीं ले रहा, पोजीशंस की बात कर रहे हैं कि ये किसका फैसला होता है कि ये ना हो। कप्तान ने इंडिविजुअली कर लिया, कोच ने कर लिया, सबने मिलकर कर लिया। मैं कप्तान से मिल चुका हूँ। कप्तान इज अ सॉफ्ट पर्सन, उसमें वो एग्रेशन नहीं है, वो लड़ाकू किस्म का नहीं है, वो शरीफ सा लड़का है, बिल्कुल अच्छा लड़का है। वो कर ही नहीं सकता कुछ फैसले। वो असल चीज सारा कुछ जो है कोच के ऊपर है। तो जब तक जो कोच है वो सही नहीं लेके जा रहा। क्लोजिंग थॉट्स राशिद भाई एंड देन वी हैव टू रैप दिस अप। जी सर टाइम खत्म हो गया। मेरी तरफ से लास्ट है कि आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो लोग होते हैं दिमागी तौर पर काम करते हैं वो फौरन भेज दें आप दुबई। कोई मैं समझता हूं उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि ये लड़के उसमें से नहीं निकलेंगे। आपको अक्लमंदी के साथ खेलना है बस। बेसिकली सिकंदर आप कह रहे हैं खुद ही लगाएगा ना। बेसिकली सिकंदर आप ये कह रहे हैं कि खुद ही एहसास करो और प्ले बेटर क्रिकेट। भट्टी साहब you want to add something? देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है, सारे जो मेन क्रिकेटिंग डिसीजन है वो माइक हैसन कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। लेकिन इस माइंडसेट के साथ जिस तरीके से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चला रहे हैं कि एक तरफ तो आप मोहम्मद हारिस को ओपन करवा रहे हैं, कल वो 7वें नंबर पर बैटिंग करके आए, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? तो मेरे ख्याल में माइक हैसन को भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। अदाओं पर गौर करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सिकंदर। दैट वाज अ गुड डिस्कशन, हैड अ गुड टाइम। अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की है कि एज एन एक्सपर्ट इसको बुलाया जाए। नहीं हम सब वो कह रहे थे माहौल ठीक करना है, हमारा माहौल इतना अच्छा होता है, हम क्रिकेट की डिस्कशन करते हैं, हम ये कह रहे थे कि हम चलते हैं सारे फिर माहौल ठीक करते हैं सब। लेकिन इंपॉर्टेंट इस सारी डिस्कशन का सवाल ये था कि 1980 में सिकंदर बख्त जो हैं वो थे या 70 में थे या 70 में थे। जल्दी से इसका जवाब हो जाए तो क्या ही बात है। और हम आपको मौका दे रहे हैं जवाब दें इसका। ब्रेक। अच्छा जी, इजराइल की जानिब से गजा में जारी नस्लकशी के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं और आपको पता है सबसे मौसर इफेक्टिव आवाज़ होती है आर्टिस्ट की, फनकारों की। वो साबित भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल साबित भी हुआ है। सो वेम्बली में जी हुआ है कॉन्सर्ट टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन जिसका नाम था, और उसमें बहुत से मारूफ आर्टिस्ट ने शिरकत की, गाने गाए, बहुत कुछ हुआ। ये लीजिए अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह भी दिए। शख्सियात और बहुत से समाजी लोगों ने, समाजी कारकुन जो हैं फिलांथ्रोपी का काम करते हैं, उन्होंने अपने मैसेजेस अपनी अपनी मादरी ज़बान में इस कॉन्सर्ट के लिए रिकॉर्ड कराए। और इसमें इस फहरिस्त में हमारी अपनी मलाला यूसुफजई भी थी जिन्होंने उर्दू में एक मैसेज भी इस कॉन्सर्ट के लिए रिकॉर्ड कराया। लेट्स वॉच। के लिए एक साथ पैलेस्टीन के लिए एक साथ। अच्छा, बड़ी ज़बानों में अरबी, पंजाबी, उर्दू, मतलब हर ज़बान में जो है ये कहा गया है। इसको आप स्ट्रीम भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ये कॉन्सर्ट। सो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। हर कोई अपनी मदद जो है वो कर रहा है और बिल्कुल आइडियाज़ इनोवेटिव ला रहे हैं ताकि कुछ असर तो पड़े, वरना लगता है कि इजराइल पे किसी चीज़ का असर पड़ रहा है। लेकिन देखिए पता है क्या, जाहिर है अभी तक कुछ असर पड़ा तो नहीं, लेकिन क्या करें, खामोश बैठ जाएं। एक ये रास्ता है, नहीं खामोश नहीं बैठना चाहिए, खामोश नहीं बैठ सकते। और फिर एक बात होती है ना मोमेंटम बनाने की। तारीख में एक चीज दर्ज करानी होती है, रिकॉर्ड करानी होती है कि जब ये मास मर्डर हुआ, जब ये नस्लकुशी हो रही थी तो हम खामोश नहीं बैठे थे। वो उसको अंग्रेजी में आजकल कहा भी जाता है ना कि यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। उस वक्त आपने क्या किया था। So that is what is happening right now in front of us. अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा, सैलाब की सूरत हाल पर बात करेंगे और अभी हम जा रहे हैं दादू, वहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल है। रियाज नारे जो इज अपडेटिंग अस। दरिया सिंध से मुल्क का जो कच्चे के इलाके हैं जहाँ पे दरिया सिंध की आमद होती है वहाँ मौजूद है। इरिगेशन हकाम के मुताबिक यहाँ पे पानी की सतह इस वक्त 4,70,000 क्यूसेक के दरमियान है। पानी की सतह में घंटों इजाफा देखने में आ रहा है।
इसके साथ जो यहाँ पे पानी की सतह में इजाफा है उसका नतीजा ये हुआ है जो सक्खर बराज से पानी का रैला आ रहा है उसके पहली आमद होती है दाऊद डिस्ट्रिक्ट के महर के तहसील के इलाके में। तो यही सबब है कि पानी की सतह में वहाँ इजाफा होने के बाद मुख्तलिफ ज़मींदारी बंद टूटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसने बहुत डिस्टर्बेंस पैदा की है। और लोगों ने भी अब वहाँ से कच्चे के इलाकों के देहात से इनखला का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। इस वक्त हम बात करें जो देहात पानी की लपेट में हैं, जो कि तहसील महर में आते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 40 के करीब हो चुकी है। इससे पहले ही जो दादू ज़िले में कच्चे में देहात आए थे पानी की लपेट में, उनकी तादाद भी तकरीबन 43 थी। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे जो राब्ता सड़कें हैं तहसील महर में वो भी ज़ेराब हो चुकी हैं। एक मेन राब्ता सड़क है जिससे 30-40 देहात को एक दूसरे का कम्युनिकेशन मिलती है, वो ज़ेराब होने की वजह से इन देहात का एक ज़मीन राब्ता तहसील महर से कटा हुआ है। इसके साथ जो खड़ी काश्त है, क्योंकि तहसील महर वो इलाका है जो तिल की एक मंडी है, वहाँ पे तिल, कपास और दीगर जो काश्त है वो भी ज़ेराब हो चुकी हैं। और मुख्तलिफ जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करते हुए महफूज मकामात की तरफ जो है पनाह लेना शुरू कर दिए। अच्छा जी, ये आपने देख लिया और पानी का लेवल देखें किस तरह अभी खड़ा हुआ है। अभी हम हैदराबाद चलते हैं और हैदराबाद से हमें बता रहे हैं अली ने। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध के आखिरी बैराज कोटी बैराज के मकाम से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। आप स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो आप स्ट्रीम में पानी की आमद 3,06,000 क्यूसिक से ज़ायद है, जबकि कोटी बैराज डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज 2,89,000 क्यूसिक से ज़ायद किया जा रहा है, जिसके अंदर मज़ीद इजाफे का इम्कान है। बैराज हुक्काम का ये कहना है कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अगर बात की जाए सखर बैराज से तो सखर बैराज पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस हवाले से ये भी बताते चलें कि इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए थे वो पॉइंटेशन थी कि अगर हाई फ्लड होता है तो हाई फ्लड की सूरत में किस तरह से लोगों को जो कच्चे में बैठे हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना है और किस तरह से रिलीफ कैंप्स में पहुँचाया जाएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से या जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये तैयारी की गई थी हाई फ्लड और सुपर फ्लड की सूरत में, यानी कि एक कॉन्टीजेंसी प्लान था 10 लाख क्यूसिक से 11 लाख क्यूसिक और एक कॉन्टीजेंसी प्लान था 7 लाख से 8 लाख क्यूसिक के लिए। लेकिन इस वक्त जो बैराज हुक्काम है या महकमा आपाशी है उनका ये कहना है कि कोटी बैराज के मकाम पर इतने पानी की तवक्को ही नहीं की जा रही है। तकरीबन एक 178 माइल्स की ये मुसाफत है और इस पानी को जो यहाँ से अगर कोटी बैराज डाउन स्ट्रीम से होता हुआ जाता है तो ये ठट्टा से होता हुआ और सुजावल से होता हुआ खारोशान केटी बंदर जो इसकी क्रीक्स हैं वहाँ से ये पानी समंदरबूद हो जाता है। इस हवाले से अभी बैराज हुक्काम का यही कहना है कि कोटी बैराज के मकाम पर जो पानी की आमद है उसकी यही तवक्को की जा रही है कि ये दरमियाने दर्जे तक का यहाँ पर सैलाब होगा। और इस हवाले से उस आपाशी हुक्काम का ये कहना है कि यहाँ से सैलाबी रेला बखैर व आफियत गुजर जाएगा। जी अच्छा जी, यू सॉ दैट। लेकिन एक बात तो सारी बातों में तय है कि जो एक्सपेक्टेशन थी एक अल्लाह ना करे सुपर फ्लड एग्जैक्टली खदशा था वो उस तरह नहीं हुआ। सो अरशद नदीम का आज वर्ल्ड एथलेटिक्स में टोक्यो में फाइनल मुकाबला है और 3:30 बजे होगा पाकिस्तानी टाइम से। और बेस्ट विशेस फॉर हिम, मतलब वो जब मैदान में उतरते हैं ना तो हमें एक यकीन सा होना स्टार्ट हो गया कि वो जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के में आएगा और हमारी दुआ भी ये है। गोल्ड वैसे ही कितना महंगा हो गया आपको पता है। अच्छा जी, it was a packed show but the time is up. We're going to see you tomorrow 9 AM. Okay, have a great day. Bye.